क्या है? वेब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ऐप पे? ऐप पे तो अभी नहीं हुआ स्टार्ट, है ना? ठीक है ठीक है। ऐप पे बाद में अपलोड कर दोगे? हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेटा, हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, बैठो। आगे आ जाओ, इस बेंच पे आ जाओ जहां चाइल्ड बैठा है। देखो देखो, एक दो बातें ध्यान से सुनो। ब्रांचेस पर भी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखो बेटा, जो ये समय होता है ना, समय ये बहुत जल्दी निकलता है। थोड़ी थोड़ी ना रेगुलेटर से स्पीड कम करो फैन की। वहां से भी करना वो। चलो बस ठीक है। हाँ जी, देखो, जो ये टाइम है ना, ये टाइम बहुत जल्दी से निकलता है। अभी जैसे आपको लगा होगा कि अब हम 12th में हो गए, अब 12th में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, मन लगाकर घर पे जाके डेली पढ़ाई करे करेंगे। और जैसे ही आपने 10-15 दिन खराब करे ना, तो ये समय पता नहीं कब निकल जाएगा। और आज के समय इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि जब बच्चे बोर्ड का एग्जाम्स देने जाते हैं ना, तो बच्चों को वही पेपर टफ लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा साल तो पढ़ते नहीं, लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ते हैं। और फिर आज के समय सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, डेप्थली। जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी क्लैरिटी, कंसेप्चुअली क्लैरिटी, जिसकी वजह से जो भी पेपर है ना, थोड़ा सा घूम फिर के भी पेपर आएगा, वो अब बच्चे अटेम्प्ट कर दें। अब जिसको क्लैरिटी नहीं है, जो डायरेक्ट रट्टे मार के पढ़ेगा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेगा, फिर उनके पेपर खराब हो रहे हैं। जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, सबको पेपर इजी लगते चल रहे हैं। जेई का पेपर की बात हो, अभी तक तो 2 ही पेपर हुए हैं, जेई का हुआ है, केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर हुआ है। इंग्लिश का तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पीसीएम में तो, पीसीबी में तो केमिस्ट्री का ही पेपर हुआ है। तो ये जो समय है ना, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब ये 12th भी देखना किस समय निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सिर्फ 1 साल की कष्टी है, पूरी 1 साल की कष्टी है। अगर 1 साल की कष्टी, इसमें आपको कुछ नहीं देखना, थॉट प्रोसेस सुबह शाम आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि मुझे कैसे जेई निकालना है, मुझे कैसे नीट निकालना है, कैसे मुझे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से देने हैं। सुबह शाम बस यही थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं फिजिक्स का अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे बनाऊं, एकेडमी ग्रो कैसे करे। 2 ही 3 बातें मेरे दिमाग में चलती है और कुछ नहीं चलता मेरे दिमाग में। ऐसे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि डॉक्टर बनना है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। सिर्फ यही सुबह शाम तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम अच्छे से देने हैं, अब जो टेस्ट होगा वो टेस्ट हमें अच्छे से देना है, ठीक है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। कब समय निकल जाएगा बेटा ये पता भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस बनानी है आज से, कि बस मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई और थॉट प्रोसेस नहीं आना चाहिए। किसी मतलब कोई और जो अननेसेसरी चीजें हो वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां बैठ जाओ। हाँ हाँ, यहां बैठ जाओ। हाँ जी, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक चल रही है क्लास? बिल्कुल चेक कर रहे हो वहां से? ठीक है बेटा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे आप रजिस्टर नहीं लेके आए, एक रजिस्टर लेके आना है कल से, ठीक है। मोटा सा रजिस्टर लेके आना है, 150 रुपीज के आसपास आता है। क्लासमेट का लिया हो, स्पाइरल लिया हो, जिस तरह का भी आपको रजिस्टर लगाना है। हर एक चैप्टर के बाद 5 पेज खाली छोड़ने हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, इस बार तो जैसे सारे वन शॉट रेडी है हमारे, चैप्टर खत्म होगा तो वन शॉट्स का रिवीजन करवाएंगे हम अच्छे से। इस बार इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट, ये सब कुछ हमारे रेडी है ऑलरेडी। बस कंटेंट पढ़ाना है इस बार तो। और जो अपना ब्रह्मास्त्र बैच है आईआईटी के लिए, वो चलाना है हमें अलग से। उसमें अभी तो वो नहीं चलेगा, शुरू में तो बेसिक चीजें चलेंगी। तो जैसे थोड़ा सा टॉपिक कवर होगा, 10-15 दिन की क्लास निकलेंगी, फिर हम उस
चीज पे आएंगे, उस बैच पर आएंगे। टॉप 10 स्टूडेंट्स को अलाउड होगा, टॉप 5 स्टूडेंट्स को नीट के, उसमें वो बैठ सकते हैं, वो बच्चे उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, बस एक बात ध्यान रखना, थॉट प्रोसेस का ही खेल है। एक थॉट प्रोसेस ही आदमी को कहीं भी पहुंचा देती है। एक थॉट प्रोसेस ही होता है कि आदमी को प्रधानमंत्री भी बना देता है देश का, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देता है, डॉक्टर बना देता है। सिर्फ थॉट प्रोसेस का खेल है। सिर्फ आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि पढ़ाई, मैं पढ़ाई में अच्छा कैसे करूं। 3 तरह के टेस्ट थे, वो मैंने आपको डिक्लेयर कर दिए थे। एक टेस्ट चलेगा संडे को, संडे को जो टेस्ट चलेगा वो 11 12 के कंबाइन 2-2 3-3 चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। ये सब कुछ हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। एवरी मंडे आपका 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा, 2 घंटे आपका टेस्ट रहेगा। जैसे नेक्स्ट मंडे से ही स्टार्ट कर देंगे हम, ये जो अभी कमिंग मंडे आएगा, इस कमिंग मंडे से कर देंगे। एक हफ्ता पढ़ने के बाद, होली के बाद परमानेंट हर मंडे को 8 से 10 आपका टेस्ट होगा एवरी मंडे। इसके बाद जो चैप्टर वाइज कृष्णा या ITS चल रही है वो चलती रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ 3 टेस्ट हो गए। अब इन 3 टेस्ट से आपको कोशिश करनी है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की। प्रैक्टिस का खेल है। अरे बोल भारत माता की, थोड़ा बोलो, बोलो गौ माता की, भारत माता की। तो इन तीनों टेस्ट से, जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी, इनसे हमें प्रिपरेशन करने की अच्छे से बहुत कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है। जो पार्ट टेस्ट होंगे ना संडे को, वो फिर लास्ट में फुल सिलेबस के टेस्ट हो जाएंगे। 5-5 टेस्ट के बाद फुल सिलेबस के टेस्ट हो जाएंगे, ताकि आपकी जेईई की शिफ्ट से पहले शिफ्ट में 5 टेस्ट हो जाएं। और नीट जो भी होगा नेक्स्ट सेशन जो 2024 में, वो शायद से अप्रैल के एंड में होगा या मई के स्टार्टिंग में होगा। तो उससे पहले 10 या 12 आपके फुल टेस्ट हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी। अब सारा खेल है थॉट प्रोसेस का। थॉट प्रोसेस बस अच्छी रखनी है आपको। ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मोटिवेशन से पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या, जैसे मैं क्लास में आ गया ना, मैं 7:46 पे इंस्टीट्यूट पे था, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जब आदमी डिसिप्लिन में रहेगा तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। सारा खेल ही डिसिप्लिन का है। कोई टीचर आए ना आए, स्टाफ आए ना आए, मैं अपना 7:50 पर यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और गहराइयों को समझो, जैसे हमने आपको ये सुनाया अभी। ठीक है, अब इसमें आपने एक लाइन सुनी होगी, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते रहते हो कि संसार ने आपको क्या दिया, पर आपने संसार को क्या दिया। इसमें लाइन थी, अगर किसी ने सुना हो तो। ठीक है, हम हमेशा मांगते रहते हैं संसार से, भगवान से, आपने क्या दिया। ठीक है, आपने क्या है, आपने अगर आप अपने से एनालाइज करो तो 100-200 रुपए तो आपकी जेब में भी आते होंगे। आप कुरकुरे लेके आते हो, क्या 100-200 रुपए आप कभी गौशाला में गए चारा डालने, वही पैसे आपने वहां लगाए, तो आपने कितना दिया संसार को। आपने कितने वो 100-200 रुपए में किसी को खाना खिला दिया, गरीब आदमी को। ये आपके लेवल की बात बता रहा हूं। आपने कब ऐसा किया कि आपने अपनी नोटबुक, आपको घर पे पढ़ाई करनी थी, फिर भी आपने अपनी नोटबुक अपने दोस्त को दे दी क्योंकि वो एब्सेंट था। ये भी सैक्रिफाइस करना होता है। आपने अपनी नोटबुक अपने दोस्त को दे दी और शाम को आपको घर पे पढ़ाई करनी थी, पर आपने अपनी पढ़ाई को कैंसिल करते हुए पहले अपने दोस्त का फायदा करा। तो ये होता है संसार को देना। आपने कितना संसार को दिया। ठीक है, तो बेटा ये बहुत गहरी बातें होती हैं, साइकोलॉजिकल, इनका पूरा इफेक्ट पड़ता है दिमाग पर। हम गलत कदम उठाएंगे, अगर सुबह हम 2-4 मिनट अच्छी बात सुन ले, तो गलत कदम उठाने से पहले हम सोचेंगे 50 बार 100 बार कि हाँ ये चीज हम गलत कर रहे हैं। अभी 2-4 मिनट हमने एक चीज सुनी थी, उसमें तो ऐसे कहा था कि इतनी शक्ति हमें देना कि हम सही रास्ते पे चलते रहें, कर्म करते रहें। तो ये सारी बातें हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। एक ही बात है कि मैं आपको कामयाब बनाऊं किसी तरह से। अब ये फुल फ्लैश एक छत के नीचे सारा सिस्टम आ गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी 100% पूरा 100% आपके साथ मेहनत करने की, जितना हो सकता है उससे ज्यादा, और आप लोगों को कामयाब बनाया जाए। हर तरह की कैटेगरी में क्लास में बनाऊंगा, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, समय के साथ 15-20 दिन में फिर मैं उसके हिसाब से एक्शन प्लान लूंगा कि भाई इसको इस तरह से मेहनत करनी चाहिए, इसको इस तरह से मेहनत करनी चाहिए। चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर, डेट डाल लीजिए, लेक्चर नंबर और डेट हमेशा डालनी है आपको। लेक्चर नंबर और डेट हमेशा डाल लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है बेटा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे सिलेबस का। 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो वो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स।
सेकंड नंबर पर। तो सबसे बड़ा चैप्टर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। लगभग ये मानकर चलो बेटा, यहां से दो क्वेश्चन जेई की परीक्षा में आएंगे और 2 ही क्वेश्चन नीट की परीक्षा में आएंगे। 2 क्वेश्चन मानकर चलो। और एडवांस में बेटा यहां से लगभग 2 क्वेश्चन एडवांस के पेपर में मिलेंगे आपको। पर अगर ये चैप्टर नहीं आया ना, तो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे। जैसे यूनिट नंबर 3 उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही कॉन्सेप्ट लगेगा बहुत जगह। यूनिट नंबर 3 के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ लिया तो जल्दी कवर हो जाएगा वो यूनिट नंबर 3। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी यूनिट जरूर है, लेंथी यूनिट जरूर है, पर बेसिक है 12th क्लास की। एक बेसिक सा डिफरेंस हो रहा है 11th 12th में। देखो 11th में क्या था, हम ये बोलते थे कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बोलो कार स्टार्ट फ्रॉम, बोलो कार स्टार्ट फ्रॉम, कार स्टार्ट फ्रॉम। अब जब हम बोलते थे कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो फील आती थी, हाँ कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है। यहां मैं बोलूंगा चार्ज, बोलो क्या बोलूंगा, करंट, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, बोलो मैग्नेटिक, थोड़ा साथ साथ बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ये कुछ भी दिखाई देने वाला, कुछ भी दिखाई देने वाला। 12th 11th की रिलेटिवली बहुत आसान है, काफी आसान है। 50% इजी क्लास है ये। अगर वहां 100% कहेंगे तो यहाँ 50%, आधी इजी क्लास है ये। बट एक समस्या आपको स्टार्टिंग में क्या आएगी, यहां कुछ भी दिखाई देने वाला। अब किसी तार में करंट चल रहा है या नहीं चल रहा, वो देखने से नहीं पता चल सकता किस तार में करंट है, हाथ लगाने से ही पता लगेगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्लास इजी है, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना 11th के रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे 10th क्लास आपको आसान लगती थी 9th से, पर स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट होता था ना एकदम से थोड़ी सी डिफिकल्टी ये लगती थी कि ये कहां से रिलेट हो रही है कहानियां, ये मतलब कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा। चर की आवाज आ रही है क्लास में, चर की आवाज आ रही है क्लास में। ये आवाज क्यों आ रही है? हेलो, ठीक है चलो, सही है सही है। ठीक है बेटा, किसी को भी पानी पीने जाना हो, ठीक है, बीच में जा सकता है एकदम से उठ के। ठीक है, इसमें कोई आपको पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी समय आप क्लास से बाहर जा सकते हो पानी पीने के लिए। ठीक है, पीते ही पानी फिर वापस क्लास में, नहीं कभी कहीं और चले जाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो चलो हेडिंग डालो, लिखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो हेलो हेलो, चलो हेलो, आवाज आ रही है पीछे तक? बिल्कुल सही आवाज आ रही है, चर की आवाज आ रही है, वैसे आवाज आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, क्लियर आवाज है ना? फिर वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी आवाज। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कहीं पे, देखते हैं इसको, बाद में करेंगे। चलो देखो बेटा, बस अब बिल्कुल शांति क्लास में। देखो बोर्ड पर देखो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो आया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं चार्ज।
इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं चार्ज। और जो स्टैटिक है बेटा, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, रुका हुआ। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो जो इलेक्ट्रो है, यह वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाएगा इस चैप्टर में चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि हम पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे या चार्ज की स्टडी करेंगे, और वो चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। बोलो बोलो, चार्ज किस में होगा? बोलो बोलो, चार्ज किस में होगा? तो बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो इलेक्ट्रो, बोलो बोलो सारे साथ साथ बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो, क्या इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया? अरे बोलो इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया। क्या इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज बोलेंगे? और पहले चैप्टर में चार्ज किस में होगा? चार्ज किस में होगा? तो पूरे चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। तो डेफिनेशन लिखो, इसको लिखो, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम पूरे चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और चार्ज होगा हमारा रेस्ट में। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो बेटा, दुनिया में कोई भी चीज है ना, वो मैटर से बनती है। बोलो बोलो, किससे बनती है? सारी चीजें मैटर से बनती है। बोलो किससे बनती है? एक तो ना सबकी थोड़ी आवाज बड़ी आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। फिर से बोलो, दुनिया में कोई भी चीज किससे बनती है? और मैटर बनता है एटम से। बोलो किससे? मैटर बनता है बेटा एटम से। एटम क्या है? जो बहुत छोटा सा पार्टिकल। बोलो बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। एटम के बारे में हमने यही स्टडी करा जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो। भाई साहब, इससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है। पर इससे भी छोटे पार्टिकल हैं, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बहुत पहले की बात है, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब चर्चा होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले लोगों को यही पता चला कि एक एटम नाम की चीज है, और एटम से भी छोटे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का वजन होता है। प्रोटॉन का जो वजन होता है वो 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन का जो वजन होता है, न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजन से, वो इलेक्ट्रॉन के वजन से 1839 टाइम्स ज्यादा होता है। लगभग ये भी प्रोटॉन के वजन के आसपास ही होता है। न्यूट्रॉन का वजन भी लगभग प्रोटॉन के वजन के आसपास ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैटर वो एटम से बनता है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास, और साथ में आप देख रहे हो न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना? नहीं आ रही? कम होगी आवाज एकदम से? अगर हम आवाज बढ़ाते हैं तो चूहाते हैं, और वो कम करते ही फिर आवाज चली जाती है। क्या सॉल्यूशन हो इसका? हाँ, हेलो हेलो। देखो, तो इलेक्ट्रॉन का मास
प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। तो ये बताओ, देखो एटम के अंदर भी तीन चीज छुपी हुई हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उन तीनों का मास हमें याद होना। बोलो इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। प्रोटॉन का मास बोलो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अरे बोल यार, अरे बोल यार, ये तीनों मास हमें अच्छे से याद होने, अच्छे से याद होने। देखो अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा? केस बनाओ बेटा, पॉइंट नंबर 1 बना लो, लिखो पॉइंट नंबर 1। हमने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को, कल ना चेक करना चाहिए था आप लोगों को। अब कैसे पढ़ाएं हम क्लास में, कैसे जाएगी आवाज? अब भी आ रही है बस। तो क्या था? जब तो नहीं आई, अब कैसे हो गया? अब कैसे जाएगी ये? हैं? वो देखो वहां भी क्या हो गया, वहां भी कैमरे की वो हो गई थी। नहीं अभी आवाज कैसे जाएगी? इसको दूसरे में डाल देना, इसमें डाल के देख ले। हाँ उसमें एक बार पहले हो तो गया था ये, ठीक कैसे हो गया था? हेलो 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 हेलो, इनमें तो ये पकड़ ही नहीं रहा, उसी में लगा दे इसको। कर दी ना डिस्टर्ब सारी क्लास पहली। हेलो हेलो, चलो ठीक है। और वहां भी बार बार लाइनें आ रही है बीच में। चलो देखो बेटा, हमने दो इलेक्ट्रॉन 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट करे। लिखो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। लिखो हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर कर दी। दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब ये बताओ मेरे साथ, बोलो इलेक्ट्रॉन के पास मास है। बोलो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास अगर मास है तो मास और मास के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो ग्रेविटेशनल। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, अभी अभी पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो मास और मास के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है, लिखो Gm1m2 अपॉन में r²। लिखो Gm1m2 अपॉन r²। G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में r²। G इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में r²। G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में r²। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ये G है, G की वैल्यू रखें 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये G की वैल्यू होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। और भाई साहब अपॉन r²। सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ
अगर दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रख दिया तो दो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो मास और मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तुम ये बताओ यहां से जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तुम्हें क्या लग रहा है यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे यहां से फोर्स बहुत ज्यादा आएगा या बहुत ही कम आएगा? बहुत ही कम आएगा। आप ध्यान से देखो ना, 10 की पावर माइनस 31, जब ये सारी चीजें सोल्व करेंगे ना तो लगभग ये आएगा 5.67 इंटू या 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 67 केजी, सॉरी न्यूटन। 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन। 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो, बंद कर दो। देखो वो वहां से, अच्छा वो उससे होता है शायद से। चलो अब इसको बाद में कर लेना, बैच के बाद, पर आगे से ध्यान रखो इन चीजों का। अब वो तूने एक बार बीच में ठीक कर दिया था, थोड़ी आवाज बढ़ गई थी उधर से, वो कम हो गया था। कहीं और से बढ़ा लो ना आवाज, कहीं और से नहीं है बढ़ाने का तरीका। इसके अलावा कहीं और से बढ़ सकती है साउंड? नहीं, ये यहीं लगी रहे और इसको ना बढ़ा के कहीं और से साउंड बढ़ जाए, फिर वहीं लगा दो। ये तो उससे भी खराब हो गया ना। तुम्हें पता नहीं था कि ऐसे दिक्कत आएगी? एक पानी भेजना। हाँ आवाज तो ठीक आएगी ना, फिर वो चल तो कितनी हो रही है देखो। चलो ठीक है, अभी मैं कर लेता हूँ। चलो भाई देखो देखो देखो, अब अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब देखो देखो, बहुत पहले की बात है, कहानी कैसे शुरुआत हुई। सबको ये तो पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है। बोलो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चलो मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर से सेपरेट किया। दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर से, अरे बोल यार, दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर से सेपरेट किया और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स देखा तो वो आया 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन। और ये अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, ये अट्रैक्टिव फोर्स होना। ये हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन लगाई। कौन सी कैलकुलेशन? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन लगाई हमने। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमने ये लगाई, हमने फॉर्मूला लगाया और हमने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना फोर्स होना चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। पर भाई साहब हमने एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? और जब हम दो इलेक्ट्रॉन को पास लेके आए, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन को पास लेके आए, हमें इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये लगा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होना, पर एक्सपेरिमेंटल हम कुछ और देख रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन को जब पास लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अरे बोल यार, मैंने कहा ये कौन सी कैलकुलेशन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल यार, क्या ये हम 11 से जानते हैं? क्या 11 से जानते हैं? पर जब हम दो इलेक्ट्रॉन को पास लेके आए तो वो अट्रैक्शन कर रहे हैं, रिपल्शन। एक्सपेरिमेंटल हम कुछ और फील कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल हम ये फील कर रहे हैं भाई साहब कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सपेरिमेंटल जो फोर्स आया वो आया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन। और भाई साहब ये रिपल्सिव नेचर का आया, ये रिपल्सिव नेचर का आया। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स आया रिपल्सिव, वो ये आया। तो अब ये बताओ सारे बच्चे देख के, ये बताओ जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आई और जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन आई वो सेम आई या अलग आई? सेम आई, अलग?
तो एक बार तो लोगों के दिमाग में ये आया होगा, सुनो सुनो सुनो, लोगों के दिमाग में आया होगा भाई साहब ये कहीं ना कहीं गलत है। जब एक्सपेरिमेंटल वो चीज आ रही है तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सही होता तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वही आते। पर लोग बोले भाई साहब ये गलत, ये गलत, क्योंकि बहुत जगह लगाया गया वहां तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, यहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे बोल भारत माता की, फिर से बोलो, जो जब दो इलेक्ट्रॉन को पास लेके आए क्या फोर्स यही आया अलग आया? अरे बोल यार। तो बोले भाई साहब सुनो 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 सुनो, यहीं से लोगों के दिमाग में आया, हाँ यहां पर कुछ गड़बड़ है भाई साहब, ये फोर्स अलग आया होगा, इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण। तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है ही, बोलो इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन एक चीज ऐसी लेके बैठा है अपने ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक चीज ऐसी लेके बैठा है अपने ऊपर जो किसी को दिखाई दे रही, जो किसी को दिखाई दे रही, उसकी वजह से ही ये फोर्स कहीं ना कहीं अलग आ रहा है, ये फोर्स कहीं ना कहीं अलग आ रहा है। तो लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो कुछ लेके बैठा हुआ है अपने ऊपर, कुछ ना कुछ तो लेके बैठा हुआ है जिसकी वजह से फोर्स अलग आ रहा है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया गया? चार्ज। क्या रख दिया गया? चार्ज। ऐसे चार्ज की कहानी आई। अरे बोल यार, फिर से बोलो, चार्ज बोलो, बोलो बोलो। चार्ज एक ऐसी चीज है जो दिखाई देती, दिखाई देती, दिखाई देती, वो यहां से पता लगा। बोले इलेक्ट्रॉन का मास तो दिखाई दे रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन कुछ लेके बैठा भाई साहब जिसकी वजह से फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वो कुछ कुछ तो लेके बैठा है। ओ हेलो हेलो, नाम उगल, नाम उगल, ओ माय नेम इज चार्ज। अरे बोल यार। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है ही, एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है चार्ज। अब सुनो ध्यान से, अब हमें चार्ज से ही अपनी कहानी शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा, किसी मैटर की जो दिखाई देती, जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये भी अपने आप में एक बॉडी है, मैं इनको पास लेके आ रहा हूं, देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ होगा ही नहीं इनके ऊपर, मास तो है। ए हेलो, तेरा मास दिमाग लग रहा है। देखो तुम ये बताओ किसका मास ज्यादा है, मेरा या इसका? मेरा या इसका? तो मास तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर सपोज करो इनके ऊपर चार्ज है, बोलो क्या है? अब मैं इनको लेके आ रहा हूं, हाँ, हाँ, कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा। अरे बोल यार। अच्छा देखना, फिर लेके आ रहा हूं, ओहो ज्यादा फील कर रहा हूं, तो ज्यादा चार्ज होगा। अरे बोल यार। अगर कम एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स तो कम चार्ज होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है तो ज्यादा चार्ज होगा। तो मेरे साथ बोलो, बोलो चार्ज बोलो, और मास, और बोलो मास एक ऐसी चीज है जिसको आप देख के ये बता सकते हो ज्यादा या, ज्यादा या, पर चार्ज कभी दिखाई देता। चार्ज किसी एक मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर की, जो हमें सिर्फ जस्ट फील हो सकता है फोर्स से कि ज्यादा या कम। तो ये बताओ 11th और 12th में जो बेसिक सा डिफरेंस है क्या वो सभी को समझ आया? चलो मेरे साथ बोलो, बोलो चार्ज बोलो, बोलो बोलो। कभी दिखाई देता। इस चैप्टर की शुरुआत ही चार्ज से होती है, बोल भारत माता की। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर की, जो कभी दिखाई देती, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर एक मिनट देखना, तुम बताना किस केस में चार्ज ज्यादा था, मैं पास लेके आ रहा हूं। पहले केस में चार्ज ज्यादा, दूसरे में क्योंकि ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। बोल यार, फिर से बोलो। चार्ज को किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना ये हम देख के बता सकते हैं, उसको जस्ट फील कर सकते हैं। बोल यार। और वो सारी कहानी कहां से पता लगी? इस एक्सपेरिमेंट से। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फोर्स, लिखो बेटा, एक्सपेरिमेंटल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल फोर्स। एक्सपेरिमेंटल फोर्स, मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंटल फोर्स, एक्सपेरिमेंटल फोर्स थ्योरेटिकल फोर्स से अलग है। एक्सपेरिमेंटल फोर्स थ्योरेटिकल फोर्स से अलग है। तो इट मींस, लिखो, इट मींस
इलेक्ट्रॉन हैज मास as well as one more property, it means electron has mass as well as one more property, and this property is called as charge. इसी प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोल दिया? चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हमने चार्ज बोल दिया। तो सबसे पहले चार्ज से को लेके आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि चार्ज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, उसको फील कर सकते हैं किसी पर चार्ज कैसा है, ज्यादा या कम। इसका मतलब है किसी बॉडी पर ज्यादा चार्ज है, कम चार्ज है, उसको हम फील कर सकते हैं, पर चार्ज को हम नहीं देख सकते। तो चार्ज के बारे में बेसिक बात है। जैसे चार्ज, तो सबसे पहले यही है कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। ऐसा थोड़ा हिंदी में लिखो, मैटर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देता। चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देता। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज जो है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देता। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देता। इसकी डेफिनेशन लिखो, चार्ज की जो डेफिनेशन बुकों में लिखी गई है। तो आज से कोई पूछे ना चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले चार्ज तो कुछ होता ही नहीं। चार्ज तो कुछ, वो तो किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज तो मेरे ऊपर भी चार्ज हो सकता है, तुम्हारे ऊपर भी चार्ज हो सकता है। चार्ज तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान, मैटर, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसको जस्ट हम फील कर सकते हैं, देख सकते। बोल भारत माता की, गौ माता की, अरे बोल यार। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। तो लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter due to which we can produce or experience electric or magnetic force। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इनको एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं बेटा। ठीक है, ये सबको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। चार्ज कभी दिखाई नहीं देगा, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है। हाँ जी, चार्ज का जो सिंबल रहेगा वो कैपिटल क्यू भी है बेटा और स्मॉल क्यू भी है। ये चार्ज का सिंबल रहेगा, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। और चार्ज की ऐसा यूनिट, विपिन का दोस्त कूलम, विपिन का दोस्त कूलम्ब, अच्छा लड़का है कूलम। तो विपिन का दोस्त कूलम, इसकी ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट जो चार्ज की होगी बेटा वो होगी कूलम। कूलम, ये चार्ज की ऐसा यूनिट होगी कूलम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा यूनिट क्या होगी चार्ज की? कूलम। और जैसे 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम को लिखते हैं 10 की पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम को लिखेंगे 10 की पावर -3 कूलम। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम होगा 10 की पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम,
10 की पावर -3 कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा मैंने क्या कहा, चार्ज कभी दिखाई देता, बेसिक डिफरेंस क्या 11th और 12th में, 11th में सारी चीजें दिखाई देती थी, 12th में कुछ भी दिखाई देने वाला, पर उससे डबल आसान क्लास है। बोल यार, डबल पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, 50% आसान क्लास है। बोल यार, अगर वहां डिफिकल्टी लेवल ये था तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल ये होगा। अरे बोल भारत माता की। अक्सर बच्चों के नीट के जो मैं ड्रॉपर बैच पढ़ाता हूँ ना, उस नीट के ड्रॉपर बैच में भी जो मैं विजय टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, 12th से सवाल ही गलत नहीं होते बच्चों के, कहते सर सारे सवाल अटेम्प्ट कर दिए। और जब मैकेनिक्स की बात आती है ना, मैकेनिक्स में थोड़ी दिक्कत रहती है। और अभी हमारा यहाँ एक क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है नीट और जेई मेंस के लिए 15 मार्च के आसपास, तो उसके लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होंगे ना, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे हम उसमें मैकेनिक्स की, तो उन प्रैक्टिस को करोगे आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं। जब आप टेस्ट देने आओ ना यहाँ पर, जब भी 11th के चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराओ, उन वीडियोस को देखो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। मैं 50-50 60-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता चलूंगा मैकेनिक्स की। तो 12th भाई इजी क्लास है, इसमें हमें कोई ज्यादा वो जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा प्रैक्टिस की। इसमें तो ये है कि जो नोटबुक में लिखा हुआ है ना, अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम बार बार लिख के देख लेना, बार बार करके देख ले, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी। जैसे कल मैं एक, जैसे अब नया सेशन शुरू हुआ तो मुझे लगा कि 1-2 बुक इस बार एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, कोई और बुक देखता हूं मैं। तो मैंने जितनी भी बुक देखी ना, 2-3 नई बुक है जो मुझे दे के गए हुए थे, पब्लिशर दे के गए हुए थे, तो मैं देख रहा तो सारा कंटेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है। पर जब कई बार 11th देखता हूं ना, तो 11th में बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। तो ये चीज देखो, साइकोलॉजिकल दिमाग में ये बिठा लोगे ना, आसान क्लास है तो बैठ जाएगी, फिर आपको इजी ही लगेगी। और कोई चीज मुश्किल तो फिर मुश्किल ही लगने लग जाता है। और थॉट प्रोसेस का खेल है। मैंने कहा सुबह शाम आपके दिमाग में यही आना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, बस। तो 1 मिली कूलम ये हो गया। इसके बाद बेसिक बात है, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब एक्सपेरिमेंटली जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा गया तो इसको -e से लिखते हैं। लिखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -e, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -e, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, विपिन। प्रोटॉन पे बेटा जो चार्ज होगा उसको E से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e से लिखेंगे, प्रोटॉन के चार्ज को E से लिखेंगे। और ये होगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। या चार्ज ऑन लिख लो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये C किसके लिए लगाया बताओगे? C, ये C बताओ किसके लिए लगाया है? कूलम। C जो है वो कूलम के लिए लगाया है। C जो है वो हमने कूलम के लिए लगाया बेटा, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ये अच्छे से आपको भी याद होना चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन पे, एक तो सारे बोले करो, सोए ना करो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? प्रोटॉन पे बोलो। अच्छा, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा? कितना कितना कितना? अच्छा, दोनों पे जो चार्ज का साइन है सेम है अपोजिट? एक पे नेगेटिव, एक पे भारत माता की। चार्ज कभी दिखाई देता? ऐसा यूनिट क्या होगी? मास देख सकते हैं? चार्ज कोई इंसान है या इंसान की प्रॉपर्टी? चार्ज इस कैमरा चार्ज है या कैमरे की प्रॉपर्टी चार्ज है? उसको सिर्फ क्या कर सकते हो? देख सकते हो, फील कर सकते हो? बोल यार, नहीं आया? भारत माता की, गौ माता की, हो, ओ, ला, नहीं आया?
जिन्हें मेरा दिल लुटिया मैनू मार सुटिया, लक पतला बलोरी उते। सही से बोलो करो यार, लक पतला बलोरी उते। थोड़ा और तेज बोलो, लक पतला बलोरी उते, लक पतला बलोरी उते, लक पतला बलोरी उते। तेरे मस्त मस्त दो नैन। ठीक है, आज वैसे तुम थोड़े से मायूस से लग रहे हो, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा फर्स्ट डे की फील ले रहे हो। थोड़ा फर्स्ट डे के भी एक अच्छी फील आती है ना, जैसे आप भी काफी मायूस से लग रहे हो। मैं भूल गया नाम आपका, इसका तो पता है, तेरा तनुज नाम है ना? है तरुण, हाँ हाँ तरुण। आप काफी खुश खुश नाम है तेरा, खुशी, खुश नाम है ना? चलो देखो, और छोटी छोटी बातें देखो दीपेन, बिल्कुल ध्यान से देखो। ESU लिखो, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक। ESU एक CGS यूनिट होती है, CGS। ESU CGS यूनिट होती है बेटा। 1 कूलम 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU चार्ज की CGS यूनिट होती है। ESU चार्ज की CGS यूनिट होती है, CGS। ESU चार्ज की CGS यूनिट होती है, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU ESU मेरे प्यारे बच्चों चार्ज की CGS यूनिट होती है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU। ESU CGS यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इतने ESU के बराबर होता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लिखो। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का सिंबल होता है I, चार्ज का होता है Q, टाइम का T। तो चार्ज आ गया यहां से I इंटू में T, चार्ज यहां से आ गया I इंटू में T, चार्ज यहां से आ गया I इंटू में T। मेरे प्यारे बच्चों, विपिन मेरे प्यारे दोस्त, अब जो चार्ज है, सॉरी जो करंट है, करंट का डायमेंशन होता है बेटा A1 एम्पियर। जो करंट होता है ना, करंट, उसकी यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर। तो जो करंट का डायमेंशन होगा वो होगा A1 अल्ताफ, और टाइम का डायमेंशन होगा बेटा T1। करंट का डायमेंशन तो होगा A1, करंट का डायमेंशन तो होगा A1, और टाइम का डायमेंशन होगा T1। तो ये चार्ज का डायमेंशन जो आपको याद होना चाहिए, A1 T1, A1 T1। और जो करंट होता है बेटा, करंट आपको याद हो 11th में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी करंट। पर जो चार्ज है ना, चार्ज वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। करंट जो है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो चार्ज है बेटा वो डिराइव्ड है। कैसे पता लगा चार्ज डिराइव्ड है, कोई बताएगा? क्योंकि देखो चार्ज के डायमेंशन में करंट भी है और टाइम भी है। करंट और टाइम की वजह से चार्ज तो हो गया डिराइव्ड, पर करंट के डायमेंशन में सिर्फ क्या है, A1। तो इसलिए करंट क्या हो गया, फंडामेंटल। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड ना हो, और डिराइव्ड जो किसी पे डिपेंड हो। तो चार्ज के डायमेंशन में देखो करंट भी, और बोलो करंट भी, और अरे आवाज बोलो भारत माता की। चार्ज के डायमेंशन में करंट भी, और करंट भी, और अरे बोल यार, A1 T1 बोल यार, अरे बोल यार। तो चार्ज के डायमेंशन में A1 T1, इसलिए डिराइव्ड और फंडामेंटल। तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ी। एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब, आवाज रही, इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रॉन का मतलब, स्टैटिक का मतलब। अच्छा चार्ज कभी दिखाई देता,
इसका सिंबल बोलो क्यू, क्या इसका सिंबल बोलो, बोलो ऐसा यूनिट बोलो। 1 माइक्रोकूलम कितना होता है? मिलीकूलम। अच्छा, चार्ज इंसान है, इंसान की प्रॉपर्टी, क्या उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कम या ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का बोलो। अच्छा, इसका डायमेंशन बोलो, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन। अच्छा, डिराइव्ड होता है फंडामेंटल? अरे यार समझ आ रहा है? ईमानदारी से बोलो, जो पढ़ा है समझ आया? इट्स अ वेरी बेसिक बात अबाउट चार्ज। क्या समझ आया? ये चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, बोलो ये चार्ज, वो तो बाद में पढ़ेंगे, पर अभी बताओ चार्ज दिखाई नहीं देता, ये बात समझ आई? चार्ज को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो अब स्केलर क्या होता है? जिसके पास कोई डायरेक्शन, अरे बोल यार, तो चार्ज होता है ना, चार्ज उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जो चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। सेकंड लिखो, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट लिखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा लिखो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। दो तरह के चार्ज होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दो तरह के चार्ज हमें देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलो बताओ कितनी तरह के चार्ज, कितनी, आवाज ही नहीं, कितने कितने, पॉजिटिव और पॉजिटिव और। चलो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इधर देखना, इस बॉडी में सोच के बताना, प्रोटॉन की संख्या गिनो, कितनी है, कितनी कितनी,
इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। अच्छा, प्रोटॉन की यहां पर होगी 6 और तुमने गिनी इलेक्ट्रॉन की 3, तो चार्ज पता कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन पे तो चार्ज हो जाएगा 6e और 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -3e। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, प्रोटॉन का चार्ज होता है e, तो 6e और 3 इलेक्ट्रॉन का -3e, तो बेटा कितना आ गया? और e की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा क्या समझ में आया? ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव? पहले बताओ पॉजिटिव क्यों है? कोई बच्चा बताएगा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा। तो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो पक्की बात है उस बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। आज के बाद पूरी 12th क्लास में, पूरी 12वीं क्लास में, पूरा 1 साल अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, बोलो क्या बोलूं? तुम समझ जाना वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अरे बोल यार, एक तुम भुतड़े पता नहीं ऐसे बिल्कुल ऐसे घूर के इतनी गंदी तरीके से बिल्कुल एक ही, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं। बोल भारत माता की, लक पतला बलोरी होते, नैन नैन नहीं बोलना, नैना नैना बोलना है। लक पतला बलोरी होते। जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलूं तो नैना से मुझे बोलना। आज से मेरा नाम भाई मैं चेंज कर रहा हूं, नैना। ठीक है अंशुल, बोलियो। है? बोलो बोलो, दोबारा बोलो, बोलो बोलो। नैना, नंदेश्वरी, तेरा नाम नंदेश्वरी हो गया। देखो तो भाई अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, -7e + 2e -5e -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन एक्सेस में है तो पॉजिटिव चार्ज। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो आपको यहां समझना है, बेटा चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, उसका कारण इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना किसी भी एटम में हमेशा ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट में। और अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए ऑर्बिट को छोड़ के, तो उस एटम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो सोडियम प्लस, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो फ्लोरीन नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, चार्ज पॉजिटिव हो या पॉजिटिव या रिस्पॉन्सिबल इज ओनली, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल इज ओनली। इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गया तो, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस में से कोई नहीं जाता। प्रोटॉन तो स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर है। बोल भारत माता की। जल्दी से बताना इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है? आवाज ही नहीं आई, कौन सा? कौन सा? जल्दी बताओ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आए या चले गए? इलेक्ट्रॉन। और यहां बाहर से इलेक्ट्रॉन, अरे बोल यार, नहीं आया। चार्ज पॉजिटिव हो या रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर किसी, एक सेकंड, मेरी बॉडी पे से अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरी बॉडी पर कौन सा चार्ज? और मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालकर भाई साहब तुमने माधव को दे दिए, तो माधव पे कौन सा? भारत माता की। नहीं आया। चार्ज पॉजिटिव हो या पॉजिटिव या रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और जिसके पास जाएंगे उस पर नेगेटिव। अरे आ रहा है? गौ माता की। नहीं आया।
ओ आ ला, नहीं आया, लिख लो। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा नक्शा बना लो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है आज का, इंट्रोडक्शन चल रहा है सब कुछ। आज का और कल का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर, फिर कूलम्ब्स लॉ से पढ़ाई स्टार्ट होगी, इसलिए तो बेसिक सवाल आने हैं इन दो दिनों में। इलेक्ट्रॉन रिमूव तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया उस पर नेगेटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। छोटी क्लास में सुना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो। चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी is an integral multiple of charge on any body is an integral multiple of minimum possible charge not fractional multiple. Charge on any body is an integral multiple of minimum possible charge, not fractional multiple. Q is equal to प्लस माइनस एन ई, एन यहां पर इंटीजर होगा, ई यहां पर होगा मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, ई यहां पर होगा मिनिमम पॉसिबल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ई यहां पर होगा मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ठीक है विपिन, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, विपिन बुखार हो रहा है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, बुखार हो रहा है नींद आ रही है, दोनों ही, नींद भी आ रही है और बुखार भी हो रहा है? मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। चलो इसको समझना भाई ध्यान से, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी है और दोनों न्यूट्रल है, बोलो दोनों क्या है? एक मिनट, एक मिनट, कोई भी बॉडी किससे बनती है? एटम। बोलो एटम के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बोलूं बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी, तो ये कभी मत सोचना इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हर बॉडी एटम से बनी है, एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अगर दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। बोलो भारत माता की, गौ माता की। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं बच्चा, बोलो
इलेक्ट्रॉन को पार्थ मान लेते हैं, पार्थ, इलेक्ट्रॉन को पार्थ मान लो, बच्चा, बच्चा पार्थ। अरे बोल यार, इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चा पार्थ, पार्थ इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ध्यान से सोचना, एक बच्चा, एक पार्थ, ए पार्थ निकलो यहां से, पार्थ, ओ एक पार्थ यहां चला गया, तो कोई बच्चा बताएगा इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, और इस पर सही लिखा है, इस पे चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इस पर चार्ज आ जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर एक बच्चा यहां पर आ गया तो ये चार्ज आया, क्या इससे कम चार्ज पॉसिबल है इस पे? भाई पहले चार्ज कितना था इस पर? अरे आवाज नहीं आ रही, कितना यार, थोड़ा बोल लो, कितना? आवाज ही नहीं आई, कितना? अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो इस पर चार्ज पॉजिटिव और इस पर चार्ज, सभी से सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे, अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कितना आया, इससे कम चार्ज तो हो ही नहीं सकता। कैसा हो सकता? आधा पार्थ इधर जाए, आधा बच्चा जा रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये तो गंदी बात है। इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चा। अरे बोल यार, अरे नहीं आया, थोड़ा तेज बोलो। भारत माता की। क्या एक बच्चा जाएगा तो उस पर प्लस ही और इस पर, तो इस प्लस ही को क्या बोलोगे? अरे बोल यार, क्या बोलोगे इसको? आवाज नहीं आई, बोलो 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 बोलो। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल हो सकता है? मेरा आपसे सवाल है। ये कितना माइनस, और ये कितना? ये तो इससे भी कम है। अरे गणित तो आता होगा। ये तो इससे भी, और इससे कम पॉसिबल नहीं आया। कितनों को आगे हाथ खड़े करो, बोल भारत माता की। -20 तो हो ही नहीं सकता। ये -20 तो -19 से भी कम है, वो मिनिमम है। अरे समझ आ रहा है? कितनों को सही समझ आया? हाथ खड़े करो। चलो ये बताओ, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, आज के बाद ध्यान रखना, दिस इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो एक सवाल आता है मेंस के पेपर में, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताओ। क्या बताओ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम, तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज में ही लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम फोर्स तो मिनिमम चार्ज के बीच में ही लगेगा। चार्ज मिनिमम होगा तो फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा। बोल गौ माता की। बोलो ओ ला, नहीं आया। मिनिमम फोर्स किसके बीच में लगेगा? मिनिमम, अरे आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब तुम्हें ये तो पता लग गया, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, एक मिनट देखो, कितने पार्थ गए? पार्थ का मतलब बच्चा, पार्थ का मतलब बच्चे को ही क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बोलो। अच्छा मान लो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो यहां कितना चार्ज आ जाता? प्लस और माइनस। अरे आ रहा है, अरे आ रहा है। अच्छा मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो +10 ही सही है। अरे बोल यार। अगला सवाल, 1 मिनट रुको 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 रुको, कैसा हो सकता है? 2.5 बच्चे जा रहे हैं, अरे 2.5 पार्थ जा रहे हैं, 2 पार्थ पूरे, 2 पार्थ पूरे और 1 पार्थ यहां से ऊपर ऊपर जा रहा है, टांगे वहीं रहेगी। अरे हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो यहां चार्ज क्या आता? और यहां क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? अरे समझ आया? कितनों को समझ आ गया? हाथ खड़े करो। बच्चे कितने जा सकते हैं? 10, 20, 30, 40 फ्रैक्शन में बच्चे जा सकते हैं।
11.5 बच्चे, 12.4 बच्चे, 13.6, 18.2, 20, 20। तो अब मैं किसी भी बॉडी पर चार्ज लिखने वाला हूं, तुम बोलना है चार्ज पॉसिबल है नहीं है, बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है? 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 क्यों? माइनस माइनस और -19 मिनिमम है। ये भी पॉसिबल नहीं आया। अरे ये तो पॉसिबल है। मतलब ई के आगे क्या होना चाहिए? ई के आगे क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन पॉसिबल। 2.5 बच्चे थोड़ी होते हैं, 2.5 बच्चे निकल के उधर जा रहे हैं। बच्चे तो बच्चा ही होगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। बताओ फिर क्या लिखा है, पढ़ना इंग्लिश में बोलो। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो 3 बच्चे होंगे, 4, 10, 100, 50, पर फ्रैक्शन में ये n क्या n? अरे बोल क्या है ये? n 2 हो सकता, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15.3 हो सकता है। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्यों बोला, समझ आया? हालांकि क्वार्क्स थ्योरी है, क्वार्क्स थ्योरी +-2e/3, e/3, इससे भी कम चार्ज है, एनसीईआरटी में लिखा है। पर बेफालतू की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना, जो हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसे नॉलेज की बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें मतलब बताना चाहूं तो तुम्हें लगेगा मेरे अंदर नॉलेज है, पर वो किसी काम की। अवॉइड यूजलेस स्टडी। बोल यार, पढ़ना वही चाहिए जो एग्जाम में आए, क्योंकि देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। बोले देश का एजुकेशन सिस्टम खराब है। मैंने कहा कैसे? बोला प्रैक्टिकल तो करवाता ही नहीं। मैंने कहा प्रैक्टिकल आता ही तो नहीं। मैंने कहा प्रैक्टिकल आते नहीं तो फिर क्या क्यों करवाएं? एसएससी हो, सीजीएल हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, हर जगह ऑब्जेक्टिव पेपर। ग्रुप डी में भी लगना ऑब्जेक्टिव पेपर, ग्रुप ए से ग्रुप डी। देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है भाई। हालांकि असली जो जीवन है ना, असली जो जीवन है वो तो हम प्रैक्टिकल लाइफ को जीकर ही सीखेंगे। जैसे मेरा एक सिंपल सवाल है तुमसे, ज्यादा एजुकेटेड होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? मतलब चलो एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा ऊट पटांग तरीके से पूछ लिया, सही तरीके से। तो ज्यादा एजुकेटेड होना जरूरी है, सफल व्यक्ति होना जरूरी है? क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये देश का एजुकेशन सिस्टम है। बहुत ज्यादा एजुकेशन भी आपको सफल नहीं बना सकती। अब MS धोनी को देखो, 10th पास ही तो था। सचिन देखो 8, 9, 10, ये सारे 8, 9, 10 ऐसे ही, और कितने सक्सेसफुल लोग हैं, सफल व्यक्ति हैं। ये तो अरे तुम इनको सफल तो मानते हो ना? सफल होना बहुत जरूरी है। और सफल कैसे होते हैं ये भी सुन लो। सफल होगा थोड़ा सा पराक्रम, पराक्रम होना चाहिए। बोल जैसे वक्ता होता है ना, जैसे वक्ता, जैसे तुम्हें देखते हो मैं गांव गांव में जाके बढ़िया बोलता हूं। अभी भैंसवाल गांव में गया था मैं, वहां योगेश्वर दत्त जी ये जैसे ये तो हमें वहां रिसीव कर रहे थे क्योंकि उस गांव के हैं ये। इन्होंने काफी हमें मान सम्मान दिया, गांव के सरपंच थे वहां पर। तो वक्ता जो होता है ना, फिर थोड़ी पढ़ाई, फिर ईमानदारी, पराक्रम, व्यवहार, ये 5-7 चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना तो आप एक बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई हिस्ट्री का ज्ञान थोड़ी है, अकबर कब आया था मुझे क्या पता, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, ये सब ये कहानियां हमारे इतिहास में है, मुझे इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मुझे फिजिक्स के अलावा। पर थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ी होनेस्टी, व्यवहार, वक्ता, इन पराक्रम, इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ने वाला भी कोई सफल नहीं है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर तो हैं पर इतने सफल डॉक्टर नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अनुराग अरोड़ा, टुलिप हॉस्पिटल। अब एक डॉक्टर ने खरखोदा में एक हॉस्पिटल चला दिया, यहां चला दिया, सिर्फ एक डॉक्टर ने, क्योंकि व्यवहार अच्छा है, होनेस्टी है, कोई भी वहां जाता है थोड़े बहुत पैसे लेस कर देते हैं वो, ईमानदारी है, व्यवहार अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, सब चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, डॉक्टर तो हैं ही अच्छे, तो एक सफल डॉक्टर हो गया। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी है जिन्होंने आज तक
अपने क्लिनिक से ऊपर तरक्की नहीं करी। सफल व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जीवन में, ज्यादा पढ़ने से। और सफल कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको 4-5 चीजों से बताया। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। 4th पॉइंट लिखो बेटा। 4th पॉइंट, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। Total charge of an isolated system always conserved. Total charge of an isolated system. Total charge of an isolated system. Total charge of an isolated system always conserved. देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड जिसका सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज ना हो। जैसे मान लीजिए 2 बॉडी है, बोर्ड पर देखना, मान लो इस पर चार्ज है +5 कूलम, इस पर है -3 कूलम, ठीक है। चलो दोनों का चार्ज जोड़ो, कितना? बोलो कितना? +2 कूलम। ये 2 चीनू और मुन्नू है, बोलो चीनू और। इनका सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा मैटर का, एनर्जी का, तो इनको आइसोलेटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कोई कैदी जेल में बंद कर दिया तो बाहर वाली दुनिया से उसको कोई मतलब, आइसोलेट कर दिया। और बहुत सारे कैदी जेलों में बंद कर दिए तो बहुत सारी बॉडीज आइसोलेट कर दी दुनिया से। जैसे यहां पर 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया, अब इनका दुनिया से कोई वास्ता। एक पर चार्ज बोलो 5, बोलो एक पर और एक पर। और हमने क्या करा? हमने क्या करा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए 2 कूलम, ठीक है। मैंने इधर से 2 कूलम उठाया, उधर भेज दिया। थोड़ा ध्यान से देखना, बोर्ड पर गड़बड़ हो जाएगी अगर किसी ने ध्यान से सुना। अगर यहां से 2 कूलम उठाओगे, दिमाग लगाना है, अगर तुम 2 उठाओगे ना तो यहां बचेगा -2। ऐसे समझो जैसे इस पे चार्ज 0 है। क्या है? कितना उठाया तो क्या बचा? था कितना? +5, तो बचा +3। दिमाग लगाओ। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो -E निकालते हो तो +E। तो अगर तुमने 2 कूलम निकाला तो -2 कूलम, और था कितना? +5 और -2 +3। अच्छा अब देखो, अब 2 कूलम आया इस पर, अब 2 और -3 को जोड़ो, अरे बोले, अब 2 उस पर आ गया, 2 और -3 को जोड़ो, -1। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? अरे यार जोड़ो यार, कितना आ गया? कितना आया? और पहले कितना था? अरे पहले कितना था? पहले कितना था? पहले कितना था? आवाज ही नहीं। पहले बाद में भी। तो इनके बीच में कितना ही चार्ज एक्सचेंज कर लो पर टोटल चार्ज सेम रहेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड, शनि भगवान, मंगल ग्रह, जो भी पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज आज है वही 10 साल बाद रहेगा, वही 100 वर्षों बाद रहेगा, वही अगले युग में रहेगा, वही अगले युग में रहेगा। पूरी यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। इसको बेसिक एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझोगे। इधर देखो, यहां भी 0, यहां भी 0, 10 इलेक्ट्रॉन मारे ट्रांसफर तो -10E। इन दोनों को जोड़ो, अभी भी कितना है? 0। चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी।
कितनों को समझ आ गया? आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? कैदियों को जेल में दुनिया से अलग कर देना। बोल यार। आइसोलेटेड का मतलब ये दोनों बॉडी दुनिया से इनका कोई मतलब। लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. आस्था समझ में आ रहा है? शगुन, तुलसी, तुलसी कहाँ गई बोरी? युक्ति समझ में आ रहा है? तान्या, अतिक्षा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। बेटा आपका नाम क्या है? कार्तिक। हाँ कार्तिक, बहुत अच्छा नाम है आपका। मेरा भी नाम अच्छा है, नैना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बता तुझे मैं जिम जाता हूं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिफ्थ लिखो, लिखो बेटा, like charge repel each other, like charge repel each other while unlike charge repel each other while unlike charge attract each other. हाँ बेटा ये बहुत आसान सी बात है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में होगा रिपल्शन। और पॉजिटिव नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन। ये ध्यान रखना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं मैंने अच्छे से बता दिया। पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। चलो ये बताओ, जितना पढ़ाया समझ आया? जितना पढ़ाया समझ आया? ठीक 9:45 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अगली। ठीक है, 9:45 पे 9:30 हो गए। 8 से 9:30 तक आपकी पहली क्लास होगी। 9:45 से 11:15 तक आपकी दूसरी क्लास होगी। 11:30 से 1 बजे तक तीसरी क्लास होगी। 1.5 घंटे के 3 स्लॉट है। ठीक है बेटा, अब दूसरी क्लास स्टार्ट होगी आपकी 15 मिनट बाद पूरे। ठीक है, इसमें अपना पानी पी लो, किसी को खाना खाना है खाना खा लो। ठीक है, अभी बायो की और मैथ्स की क्लास होगी। फिर आपकी लास्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की। हमारे ना अब ये ड्रॉप पर बैच के साथ 11th के साथ शेड्यूल जो भी है वो सीक्वेंस नहीं होगी जो पहले वाली सीक्वेंस थी। ठीक है, अभी शायद से कुछ बच्चों को वहां जाना होगा, भैया बता देंगे अपने आप।